दोस्तों आज हम देखने वाले एक बहुत ही कमाल की मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसका नाम है हेवन। ये एक बहुत ही सस्पेंस से भरी हुई क्राइम थ्रिलर कहानी है जिसमें एक बर्थडे पार्टी में बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है और उसमें से एक लाश पुलिस ऑफिसर पीटर के बेटे की भी होती है। तो दोस्तों इतने सारे लोगों की मौत कैसे हुई, इसके पीछे क्या राज छुपा है और क्या ऑफिसर पीटर इन हत्याओं के पीछे के असली गुनहगार को पकड़कर उसे सजा दिला पाएगा, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। ये एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बेस्ड मूवी है और इस कहानी के हर एक मोड़ पर नए नए ट्विस्ट आते हैं जिसे देखकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ के अमेजिंग मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी के शुरुआत में हमें एनसीसी के कुछ स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो जंगल में कैंपिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर दो स्टूडेंट को जंगल में एक डेड बॉडी मिलती है। तो फिर क्या था, पुलिस की टीम वहाँ पर पहुंच जाती है। अब यहाँ पर हम पुलिस ऑफिसर विजय को देखते हैं। अब डेड बॉडी देखने के बाद उससे पता चलता है कि ये बॉडी तो पूरी तरीके से सड़ चुकी है और तो और उसके ऊपर कीड़े भी लगना शुरू हो चुके हैं। और फॉरेंसिक एक्सपर्ट ऑफिसर विजय को बताती है कि डेड बॉडी पर मिले कीड़ों से हमने पता कर लिया है कि वो डेड बॉडी 4 दिन पुरानी है। तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान विजय को ये बात पता चलती है कि मरने वाले आदमी का नाम है जॉन, जो कि शहर का बहुत ही नामी बिजनेसमैन है। और दोस्तों उसी क्राइम स्पॉट पर पुलिस वालों को किलर के कुछ जूतों के निशान भी मिले थे, इसलिए निशान के जरिए लोग उस जूते वाले कंपनी में पहुंच जाते हैं। वहां पर पूछताछ करने पर कंपनी का ओनर उनको बताता है कि ये तो हमारी ब्रांड का न्यू जूता है जिसे हमने कुछ हफ्ते पहले लॉन्च किया था। ये जूते काफी कम बिके थे, लेकिन हाँ एक पुलिस वाला बंदा इन जूतों को खरीदने के लिए आया था और उसी तरह से वो उस पुलिस वाले की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में दिखाने लगता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि विजय उस जंगल के पास वाले चेकपोस्ट पर काम करने वाले एक आदमी को बुलाता है। पूछताछ करने पर वो आदमी बताता है कि सर उस रात हालांकि मैं सो रहा था, लेकिन तभी अचानक एक पुलिस वाले की गाड़ी बड़े स्पीड से चेक पोस्ट को तोड़ते हुए जंगल के अंदर घुसी थी। तो यहाँ पर विजय इन सारी बातों को जानने के बाद बाकी के सारे सबूत भी इकट्ठा करके एसीपी रेवती के पास पहुंच जाता है और वो उसे कहता है कि मैम मेरे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से वही पुलिस वाला किलर है। सारे सबूत उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब इस पर रेवती कहती है कि ठीक है तुम उस पुलिस ऑफिसर को तुरंत गिरफ्तार कर लो। तो उसके अगले दिन पुलिस ऑफिसर विजय उस पुलिस वाले को अरेस्ट कर लेता है और इस पुलिस वाले का नाम होता है पीटर, सीआई पीटर, और ये एक सीनियर पुलिस ऑफिसर होता है। यहाँ पर सीआई पीटर को सारे सबूतों गवाहों के साथ कोर्ट में ले जाने लगते हैं और इसी के साथ यहाँ पर हमें पीटर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अपनी माँ और अपने बेटे सेबियन के साथ अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहा होता है। अब पीटर के बारे में बात करें तो वो हमेशा अपने काम में उलझा रहता है, मतलब कि वो पुलिस होने की वजह से केसेस को ही सॉल्व करते रहता है। अपने बेटे और माँ के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाता। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि पीटर अपने बेटे सेबियन के साथ ज्यादा बातें नहीं करता, जैसे कि हमारे यहाँ पर आम घरों में होता है। बाप और बेटे आपस में ज्यादा बातें नहीं करते। खैर अब इधर सेबियन की दादी उसकी देखभाल करती है और उसका माँ की तरह ख्याल रखती है। ऐसे एक दिन सेबियन अपनी फ्रेंड यानी कि क्लासमेट टीना की फोटो ड्रॉ कर रहा होता है क्योंकि कुछ दिनों बाद टीना का बर्थडे आने वाला है। तो सेबियन उसे पेंटिंग गिफ्ट के तौर पर देना चाहता था। अब उसके अगले दिन में एक रात को रवि नाम का एक आदमी नशे की हालत में रोते हुए पुलिस स्टेशन आता है और ऑफिसर पीटर के सामने कहता है कि सर मेरी बेटी मिसिंग है, प्लीज उसे ढूंढ निकालिए, कहीं उससे कुछ हो ना जाए। तो अब यहाँ पर पीटर तुरंत अपनी टीम और उस रवि के साथ उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर रवि ने आखिरी बार अपनी बेटी को देखा था। पीटर वहाँ पर पहुंचकर रवि की बेटी के फोन को ट्रेस करने लगता है और उसके बेटे की लोकेशन वहीं आसपास कहीं दिखा रही थी। अब काफी देर तक उस मैप को फॉलो करने के बाद ये लोग उस एरिया के घर में पहुंच जाते हैं और उस घर में एक औरत रहती थी। अब पुलिस उस घर की तलाशी लेती है और उस घर के अंदर रवि की बेटी बंदी हुई पाई जाती है। असल में दोस्तों उस औरत ने रवि की बेटी को किडनैप कर लिया था ताकि वो उसे अच्छे खासे पैसे के दाम पर बेच दे। खैर अब उसके बाद एक दिन पुलिस वालों को यह खबर मिलती है कि मैथ्यू नाम के एक आदमी के घर पर चोरी हुई है और वहां पर चोरों ने जाते जाते मैथ्यू और उसके सारे परिवार वालों को मार डाला है। अब ये बात जानने के बाद पीटर बिना देरी किए अपनी टीम के साथ मैथ्यू के घर पर पहुंच जाता है। यहाँ पर हॉल में उन चोरों ने मैथ्यू को कुर्सी से बांधकर उसे मार डाला था। तो उसके दूसरे रूम में मैथ्यू की वाइफ भी मरी पड़ी थी। अब उसके बाद पीटर मैथ्यू की बेटी के रूम में जाता है तो वहां पर उसकी बेटी भी मरी हुई थी। अब मैथ्यू की बेटी को देखने के बाद पीटर को ये बात याद आती है कि अरे ये तो टीना है, मेरे बेटे की क्लास में कुछ दिन पहले वो इसकी पेंटिंग बना रहा था
और दोस्तों तभी वहां पर बाहर से एक कांस्टेबल पीटर के पास आता है और उसे एक दिल दहला देने वाली बात बताता है कि बाहर के एक रूम में पीटर का बेटा सेबियन भी मरा पड़ा है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर बात ये थी कि सेबियन यहाँ पर टीना के बर्थडे पर आया था और तभी यहाँ पर यह हादसा हो गया। अब अपने बेटे को मरा हुआ देखकर पीटर तो पूरी तरीके से टूट जाता है। उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और वो अंदर से रोने लगता है। उसके बाद जब वो ये बात अपनी माँ को बताता है तो उसका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ऑब्वियसली बात है क्योंकि उन्होंने अपने घर के एक छोटे से बेटे को गवाया था। अब यह हादसा होने के कारण पीटर को कुछ दिन की छुट्टी मिल जाती है जहाँ पर वो अपनी दुखी माँ को संभालता है और उनका ख्याल रखता है। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं कि एसीपी रेवती किशोर नाम के पुलिस ऑफिसर को बुलाती है और ये केस सॉल्व करने की जिम्मेदारी दे देती है। यहाँ पर सुकुमार नाम का एक कांस्टेबल उसे इस केस की सारी डिटेल्स दे देता है और वो उसे कहता है कि सर मैथ्यू के परिवार और पीटर सर के बेटे सेबियन की मौत के दौरान वहाँ पर उस घर में एक नौकर बलविंदर भी मौजूद था, लेकिन इस हादसे के बाद वो कहीं गायब हो गया है और मुझे तो उसी के ऊपर शक है। इस पर अब किशोर चारों तरफ बलविंदर को ढूंढने में लग जाता है। अब छानबीन करने पर पता चलता है कि बलविंदर बीएसएनएल का सिम यूज करता है, इसलिए अब ये लोग बीएसएनएल के ऑफिस जाकर बलविंदर की सारी डिटेल्स हासिल कर लेते हैं और उन चोरों उसकी वांटेड तस्वीर लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर फॉरेंसिक डॉक्टर किशोर से कहती है कि हमें क्राइम लोकेशन पर एक 5वें आदमी का भी ब्लड सैंपल मिला है और हो ना हो ये ब्लड सैंपल उसी किलर का हो सकता है। जरूर मैथ्यू और बाकी के लोगों को मारते वक्त किलर का हाथ जख्मी हो गया होगा। इसलिए ऑफिसर किशोर शहर के सारे हॉस्पिटल में इस बारे में इंक्वायरी करता है कि हाल ही में कि कोई ऐसा पेशेंट आया है जिसके हाथों में कोई चोट लगी हो और वो थोड़ा अजीब भी बर्ताव कर रहा हो। अब यहाँ पर काफी जांच पड़ताल करने के बाद एक हॉस्पिटल का स्टाफ उन्हें बताता है कि हाँ सर, एक आदमी यहाँ पर आया था, उसके हाथ में काफी चोट भी लगी थी और हमने उसका इलाज कर दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों वो बिना बताए इलाज के तुरंत यहाँ से भाग गया। तो अब यहाँ पर ऑफिसर किशोर उस हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है जिसमें बलविंदर तो नहीं होता लेकिन स्टीफन नाम का एक दूसरा आदमी होता है। तो अब यहाँ पर पुलिस वाले अपने शक के आधार पर तुरंत ही स्टीफन को अरेस्ट कर लेते हैं और फिर उससे पूछताछ करने लगते हैं। तो अब यहाँ पर काफी सारा टॉर्चर सहने के बाद स्टीफन अपना मुंह खोलता है। वो कहता है कि सर ये सब कुछ मैंने अकेले नहीं किया, मैं वहाँ पर मौजूद जरूर था लेकिन इस सब का असली मास्टरमाइंड घर का नौकर बलविंदर था। हम दोनों उस घर में चोरी करने के इरादे से गए थे लेकिन मैथ्यू और उसकी फैमिली ने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया, इसीलिए हमें मजबूरन उन सभी लोगों को मारना पड़ा। उसके बाद वो बलविंदर चोरी के हुए पैसे लेकर कहीं भाग गया और उसने मुझे यहाँ पर फंसा दिया। यहाँ दूसरी तरफ हम पीटर को देखते हैं जो कि एसीपी रेवती के पास आता है। वो यहाँ पर रिक्वेस्ट करने लगता है कि मैडम मैं भी इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना चाहता हूँ और अपने हाथों से अपने बेटे के किलर को पकड़ना चाहता हूँ। तो रेवती पीटर से कहती है कि पीटर तुम विक्टिम के फादर हो इसलिए तुम सीधे सीधे इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ पर पीटर रेवती से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है जिस पर अब रेवती उसे दूसरा ऑप्शन देती है कि तुम इस केस को अनऑफिशियली इन्वेस्टिगेट करो और जो कुछ भी छोटी मोटी मदद तुम्हें चाहिए होगी वो तुम्हें हमसे पुलिस वालों से मिल जाएगी। तो दोस्तों होना क्या था, पीटर अपने इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वो सबसे पहले स्टीफन से जाकर मिलता है और उससे कुछ सवाल करके पूछताछ करने लगता है। उसके बाद वो इधर उधर और भी कुछ इंक्वायरी करने के बाद दोबारा से रेवती से जाकर मिलता है और उसे कहता है कि मैडम मैंने क्राइम स्पॉट को अच्छी तरीके से देखा था और जिस तरह से मैथ्यू को कुर्सी से बांधा गया था उसे साफ साफ ये पता चलता है कि किलर एक लेफ्ट हैंडी है, लेकिन हमारे दोनों सस्पेक्ट यानी कि बलविंदर और स्टीफन ये दोनों राइट हैंडी है, जिसका साफ मतलब यह है कि हम गलत डायरेक्शन की तरफ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्योंकि बलविंदर तो किलर है ही नहीं, किलर तो कोई तीसरा ही आदमी है जो लेफ्ट हैंडी है और अभी तक हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और एक और बात मैम, ये जो भी था उसका टारगेट चोरी करना नहीं था क्योंकि ये एक प्लान मर्डर था। किलर वहाँ पर मैथ्यू के परिवार को खत्म करने के लिए आया था। अब ये सारी बातें सुनने के बाद रेवती पीटर से कहती है कि पीटर तुम कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लो और अब से तुम ही इस केस को ऑफिशियली इन्वेस्टिगेट करो। अब ये बात सुनने के बाद पीटर अपनी बची कुछ छुट्टियां कैंसिल कर देता है और उसके अगले दिन से ड्यूटी पर ज्वाइन हो जाता है। उसके बाद पीटर अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ दोबारा से मैथ्यू के घर पर जाता है और वहां पर जाकर दोबारा से चेकिंग करने लगता है, लेकिन काफी सारी तहकीकात करने के बावजूद भी उसके हाथ कोई भी सबूत नहीं मिलता, जिस वजह से अब ये लोग वहां से वापस लौटने लगते हैं। लेकिन तभी उसी वक्त पीटर की नजर घर के बाहर लगी हुई टाइल्स पर पड़ती है जहां पर कुछ टाइल्स अलग होते हैं और उनको इस तरह से देखते हुए पीटर को वहां पर शक हो जाता है, इसलिए वो यहाँ पर खुदाई करने के लिए कहता है और खुदाई करने के बाद शॉकिंगली यहाँ पर बलविंदर की लाश मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अब उसके अगले दिन पीटर दोबारा से स्टीफन से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि तुम जानते थे ना कि वहाँ पर बलविंदर की लाश दफनाई गई है, लेकिन फिर भी तुमने जानबूझ के हमें इस केस में मिसलीड किया कि बलविंदर ही इस केस का असली मास्टरमाइंड है। वो पैसे लेकर भाग गया और तुम्हें यहाँ पर फंसा दिया, ऐसा तुमने झूठ क्यों बोला?
तो दोस्तों अब यहाँ पर स्टीफन एक साइको की तरह हंसने लगता है और कहता है कि सर, मैंने ही बलविंदर को मारकर वहां पर दफनाया था। एक्चुअली मैथ्यू के परिवार को मारने के बाद हमने घर के सारे पैसे चुरा लिए थे, लेकिन मैंने महसूस किया कि बलविंदर मुझे धोखा देने वाला है, इसलिए मैंने पहले ही उसे मार दिया और उसका काम तमाम करके उसे वहीं पर दफना दिया। लेकिन अब दोस्तों इस बार पीटर स्टीफन की बातों में नहीं आता। वो समझ जाता है कि स्टीफन इस बार भी जरूर कुछ न कुछ झूठ बोल रहा है और कोई जो लेफ्ट हैंडी है उसे वो छुपा रहा है। इसलिए पीटर कांस्टेबल सुकुमारन से कहता है कि तुम तुरंत ही सेंट्रल के जेल पर जाकर ये पता करो कि कौन कौन स्टीफन से मिलने के लिए आता है, जेल में उसकी किस किस के साथ मुलाकातें होती है। अब यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि लतीफ नाम का एक आदमी अक्सर स्टीफन से मिलने के लिए जेल में आता रहता है। इसलिए पुलिस वाले लतीफ के घर पर पहुंचते हैं और वहां पर तहकीकात के बाद उनके हाथ काफी सारे इलीगल पैसे लगते हैं। लतीफ कहता है कि सर, मैं बेगुनाह हूँ, ये पैसे मेरे नहीं बल्कि स्टीफन के हैं। मुझे पैसे उसने संभाल कर रखने के लिए दिए हैं और स्टीफन ने मुझे बताया था कि उसे पैसे जॉन नाम के आदमी ने दिए थे। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता सर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अब उसके बाद पीटर जॉन के बारे में तहकीकात करने में लग जाता है, लेकिन काफी सारे इंक्वायरी करने के बावजूद भी उसके हाथ जॉन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लगती। लेकिन अब फिर भी कुछ दिन बाद पीटर अपनी रिपोर्ट लेकर रेवती के पास पहुंच जाता है और वो उसे कहता है कि मैम, 2014 में कोचिन एयरपोर्ट पर कस्टम के हाथ 5 करोड़ रुपए के डायमंड लगे थे और जो लोग भी इस केस में इन्वॉल्व थे उन लोगों को कस्टम ने पकड़ लिया। और ठीक उसी साल कुछ महीनों बाद कस्टम के ऑफिशियल अकाउंट से मैथ्यू के अकाउंट पर 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। दरअसल मैडम, मैथ्यू को वो 1 करोड़ रुपए कस्टम वालों ने ही दिए थे इनाम के तौर पर, क्योंकि उस दिन 5 करोड़ रुपए की डायमंड स्मगलिंग के रैकेट को मैथ्यू नहीं पकड़वाया था और शायद 5 साल पहले जो लोग पकड़े गए थे उन्होंने ही मैथ्यू और उसके परिवार को मारकर अपना बदला लिया। और असल में उस 1 करोड़ से मैथ्यू ने अपने लिए घर खरीदा और फिर टीना नाम की एक बच्ची को गोद लेकर वो घर टीना के नाम पर कर दिया। उस केस में मेनली ओबेक नाम के एक आदमी को पकड़ा गया था और बाद में उसे जेल भी हो गई थी, लेकिन कुछ महीने पहले ही वो जेल से छूटा है। तो फिर यहाँ पर पीटर अपनी टीम के साथ ओबेक से मिलने के लिए चला जाता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि ओबेक एक बाइक एक्सीडेंट के दौरान मारा गया। इसलिए पीटर इस केस में फंस कर रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे की इन्वेस्टिगेशन कैसे करे और आगे कैसे बढ़े और ये जॉन कौन है। खैर, अब इसी दौरान पीटर की माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए वो अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर पीटर को रवि मिलता है। अरे वही रवि जिसकी बेटी को पीटर ने किडनैप होने से बचाया था। रवि यहाँ पर फिर से पीटर को उस दिन के लिए थैंक यू कहता है और ये भी कहता है कि सर, अगर आपको किसी भी काम में मेरी जरूरत हो तो मुझे बता देना, मुझे आपकी मदद करने में काफी खुशी होगी। अब उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन ये केस आगे नहीं बढ़ता। तो पीटर दोबारा से रेवती के पास आता है और उसे कहता है कि मैडम, मेरी सारी तहरीक गलत है, असल में स्टीफन ही किलर है। उसने बलविंदर के साथ चोरी करके मैथ्यू, उसके परिवार को और मेरे बेटे को भी मार डाला। फिर स्टीफन ने अपने पार्टनर बलविंदर को भी मार के दफना दिया और उस घटना के दौरान जो पैसा मिला था उसे खुद ही हड़प लिया। उसके बाद यहाँ पर पीटर कहता है कि मैम, मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए ताकि मैं उनकी तबीयत का ख्याल रख सकूं। और अब इस तरह से पीटर फिर से लीव ले लेता है। अब उसके अगले दिन पीटर ऑफिसर किशोर से जाकर मिलता है। अरे किशोर वही जो पीटर से पहले इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। यहाँ पर पीटर किशोर से कहता है कि सर, मैंने काफी कोशिश की कानून के दायरे में रहकर इस केस को सॉल्व करूं और अपने बेटे के कातिल को पकड़कर उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊं, लेकिन जब से मुझे ये पता चला है कि आप इस केस की इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व थे, तब से मेरा काम पर से भरोसा उठ गया है और मैं समझ गया हूँ कि मैं इस केस को रूल्स फॉलो करके हुए सॉल्व नहीं कर सकता। इसलिए मैंने इस केस को ऑफिशियली छोड़ दिया है और अब मैं अनऑफिशियली अपने बेटे के कातिल को पकड़ूंगा। सर, मैं जानता हूँ कि आपको मेरे बेटे के किलर के बारे में पता है, इसलिए आप मुझे सच बता दो कि वो कौन है, नहीं तो मैं आपके खिलाफ भी गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाऊंगा। और इस तरह से वो किशोर को धमकाने लगता है। अब पीटर की धमकी से डरकर किशोर उसे सारी बातें बता देता है। और दोस्तों, यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। असल में ये जॉन प्रेग्नेंट महिलाओं के जरिए कोचिन एयरपोर्ट पर डायमंड की स्मगलिंग किया करता था। जैसे ही फ्लाइट कोचिन में लैंड होने वाली होती थी, तभी उनमें से एक प्रेग्नेंट लेडी वो टैबलेट खा लेती थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत अचानक से खराब होने लगती थी और फिर फ्लाइट को मजबूरन इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ती। उसके बाद उन प्रेग्नेंट महिलाओं को तुरंत ही मेडिकल रूम में ले जाया जाता था और वहाँ का डॉक्टर असल में जॉन का ही आदमी था। वो वहाँ पर पहले से एक एंटीडोट तैयार रखता था और प्रेग्नेंट महिलाओं को वो इंजेक्शन देकर उन्हें वो ठीक कर देता था। और इस तरह से वो प्रेग्नेंट महिलाएं सिक्योरिटी से बचकर एयरपोर्ट से बाहर निकल जाती थी। वहाँ पर जॉन के आदमी उसे फॉलो करते थे और वो डायमंड हासिल कर लेते थे। इस तरह से जॉन का ये शातिर प्लान वर्क करता था। लेकिन जब मैथ्यू ने कई बार एक ही चीज होते हुए देखी, तो उसे उस डॉक्टर और उन प्रेग्नेंट महिलाओं के ऊपर शक होने लगा
और अब थोड़ी बहुत इंक्वायरी करने के बाद वो सारा मामला समझ गया। तो फिर क्या था, मैथ्यू ने चुपके से कस्टमरों को कॉल कर दिया और यहाँ पर इस बार कोइंसिडेंटली वो लेडी जॉन की अपनी वाइफ एनसी होती है, जो कि प्रेग्नेंट थी। और जॉन ने अपने इलीगल बिजनेस के फायदे के लिए इस बार अपनी वाइफ नैन्सी का ही इस्तेमाल किया। एनसी के थ्रू उसने स्मगलिंग करवाई थी, लेकिन इस बार मैथ्यू के चलते कस्टम वालों ने उस डॉक्टर को और उस नैन्सी को दोनों को पकड़ लिया, जिसके चलते एनसी को सही टाइम पर प्रॉपर ट्रीटमेंट न मिलने की वजह से उसका अबॉर्शन करना पड़ा। और अब एनसी के अरेस्ट होने के कुछ दिन बाद कस्टम वाले ओबे को भी अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन जॉन कैसे भी करके एनसी की बेल करवा देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एनसी पूरी तरीके से टूट चुकी थी, क्योंकि उसने इस चीज के चलते अपना बच्चा खोया था। इसके लिए एनसी अपने पति जॉन को माफ नहीं कर पाती और वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाकर आत्महत्या कर लेती है। लेकिन अब यहाँ पर जॉन अपनी वाइफ को मरा हुआ देखकर वो ये समझ लेता है कि उसने अपने वाइफ और बच्चा उस आदमी के कारण खोया, जिसने उस दिन वो कस्टम वालों को खबर दी थी। इस तरह से बदले की आग में जॉन कई सालों तक मैथ्यू की तलाश करता रहा, और जब फाइनली उसे मैथ्यू के बारे में पता चला तो जॉन ने स्टीफन और अपने एक और आदमी के साथ मिलकर मैथ्यू के घर पर पहुंच गया और वहां पर जाकर एक एक करके मैथ्यू की वाइफ और उसकी बेटी टीना को मार डाला। लेकिन क्योंकि उस दिन टीना का बर्थडे होता है तो पीटर का बेटा सेबियन भी वहां पर मौजूद था, इसीलिए अब सबूत मिटाने के लिए जॉन ने सेबियन को भी मार डाला। अब यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर किशोर पीटर को ये सारी बातें बताता है और आगे कहता है कि मुझे ये बातें पहले से ही पता थी कि जॉन ने तुम्हारे बेटे को मारा है, लेकिन मेरा उस मर्डर से कोई भी लेना देना नहीं है। जॉन मेरा पुराना दोस्त था, इसलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। अब उसके कुछ दिन बाद जॉन जब अपनी वाइफ की कब्र के पास जाता है तो वो वहाँ का नजारा देखकर शॉक ही रह जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी एनसी की कब्र खुदी हुई थी और उसके अंदर एनसी की डेड बॉडी नहीं थी। और वहाँ पर पीटर ने जॉन के लिए ये लिखा होता है कि इन हेवन, मतलब कि दोस्तों असल में मैथ्यू के घर का नाम होता है हेवन, इसलिए वो नाम पढ़ के जॉन समझ जाता है। और अब जॉन अपने वाइफ की डेड बॉडी की तलाश में मैथ्यू के घर पर पहुंच जाता है। जॉन वहां पर जाकर देखता है कि जिस जगह पर उसने पीटर के बेटे सेबियन को मारा था उसी जगह पर पीटर उसका इंतजार कर रहा होता है। पीटर को देखकर हमें पता चलता है कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। आज तो उसके सर पर खून सवार था और देखते ही देखते उन दोनों के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होना शुरू हो जाती है। वो दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत ज्यादा मारने पीटने लगते हैं और दोस्तों ये फाइटिंग बहुत ही जबरदस्त होती है, मतलब कि देखने लायक। तो इसी हाथापाई में आखिरकार पीटर जॉन को मार के अपने बेटे का बदला ले लेता है। खैर अब यहाँ पर हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं, मतलब कि इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में, जहाँ पर जॉन की सड़ी हुई बॉडी मिलने के बाद पुलिस ऑफिसर विजय ने पीटर के जूतों के निशान के जरिए उसे अरेस्ट कर लिया था। अब यहाँ पर हम कोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर पीटर कटघरे में खड़ा था। इस कोर्ट में वकील पीटर के खिलाफ सारे सबूत पेश करती है, लेकिन अब यहाँ पर पीटर की वकील कोर्ट में कहती है कि मैडम, इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जिस दिन जॉन मारा गया था उस दिन मेरा क्लाइंट पीटर इंडिया में था ही नहीं, वो तो अपनी माँ के साथ दुबई में था। पीटर के रिश्तेदार में से किसी आदमी का बर्थडे था, इसलिए वो अपनी माँ के साथ वहाँ पर गया था। और इस तरह से प्रूफ के तौर पर वो लॉयर उस दिन के बर्थडे पार्टी की क्लिप कोर्ट में पेश करती है, जिसमें वाकई पीटर अपनी माँ के साथ वहाँ पर मौजूद था। और अब यहाँ पर साथ में पीटर का पासपोर्ट और बाकी के डॉक्यूमेंट, ये सब कुछ देखने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि जॉन की मौत वाले दिन पीटर देश में मौजूद नहीं था, और अगर पीटर यहाँ पर नहीं था तो वो जॉन को कैसे मार सकता है। इस तरह से अब सारी बातें पीटर के साइड में आ जाती है और पीटर यहाँ पर रिहा हो जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर विजय उसी कंफ्यूजन में रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सारे सबूतों के हिसाब से पीटर ने ही जॉन को मारा है, लेकिन उस दिन वो इंडिया में कैसे नहीं था। और दोस्तों यहाँ पर खुलासा होता है मूवी के असली ट्विस्ट का। दरअसल जब उस हॉस्पिटल में रवि पीटर से मिला था तो उसने पीटर को बताया था कि वो यहाँ पर एम्बुलेंस ड्राइवर का काम करता है और साथ में वो एक मॉर्चरी में भी काम करता है। इसीलिए अब जॉन को मारने के बाद पीटर रवि से मिलने के लिए आता है और जॉन की लाश को रवि की मॉर्चरी फ्रीजर में रखवा देता है। उसके बाद पीटर अपनी माँ के साथ दुबई जाने लगता है और इससे पहले वो रवि से मिलकर कहता है कि कल जब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा और तब तो मेरे पुलिस की यूनिफॉर्म और जूते पहनकर मेरी पुलिस की गाड़ी लेकर जॉन की लाश को ठिकाने लगा देना। और दोस्तों इसी तरह से रवि ने पीटर के कहने पर ठीक ठीक वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। इसलिए जंगल में भले ही जूतों के निशान पीटर के जूते के थे, लेकिन उसे पहनने वाला पीटर नहीं बल्कि रवि था। और उस चेकपोस्ट पर काम करने वाले आदमी ने रात होने की वजह से सिर्फ पीटर के कार को ही देखा था, वो उसके चेहरे को देख नहीं पाया। इधर फ्रीजर में रखने की वजह से जॉन की बॉडी खराब नहीं होती। और अब इन्हीं सारी चीजों के चलते पुलिस ऑफिसर विजय और फॉरेंसिक टीम वाले सभी लोग गुमराह हो जाते हैं। और इस तरह से अब यहाँ पर पीटर अपने बेटे का बदला ले लेता है और वो खुद भी आजाद हो जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।
तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।